हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 11 वीडियो है। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर कुछ भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एट वर्क साइट मीन्स कोई भी कंस्ट्रक्शन की वर्क साइट हो सकती है जहां पर कंक्रीटिंग हो रही है या कुछ बिल्डिंग बन रही है। वहां पर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट का क्या मतलब है? तो जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है, ये तीन वर्ड्स इसमें हैं, तीनों को मैंने एलेबोरेट एक्सप्लेन किया हुआ है अलग अलग। जो स्टैटिस्टिकल वर्ड है इसका मतलब है दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि जिसका भी आप क्वालिटी कंट्रोल के मेजर्स या गाइडलाइंस दे रहे हो उसमें आपको सैंपल का कलेक्शन कैसे करना है, कैसे उसको क्लासीफाई करना है, और जो भी हमें डाटा मिल रहा है, जो भी टेस्टिंग कर रहे हो आप सैंपल्स पर, उनका डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, वो हम स्टैटिस्टिकल वर्ड में कवर करते हैं। और जो हम सैम्पलिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं कंक्रीट के केस में, मैंने आपको एलैबोरेट किया था कि दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। अगर IS 456 के आपने वीडियोस देखे होंगे वहां पर मैंने इस टर्म को एक्सप्लेन किया है, वहां प्रेफर कर सकते हो। और जो दूसरा टर्म है दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये है कि हमें जो हमारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से जो हमारे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स होने चाहिए थे कंक्रीट के, वो हमारे डेविएट तो नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स वो डिफेक्ट फ्री है या नहीं है, इस चीज़ को हम क्वालिटी से चेक से इंश्योर करते हैं। इसके लिए हम कंक्रीट के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड चेक्स और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से कोई डेविएशन तो नहीं हो रहा है, और दैट कंक्रीट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसीज, और उसमें जो वेरिएशंस हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट ना हो। और उसके बाद अगर कोई भी वेरिएशन आता है डिफेक्ट्स क्वालिटीज को लेकर कंक्रीट की, उसके बाद हम कुछ कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। कंट्रोल मेजर्स का मतलब ये है कि सपोज अगर हमारा स्लम्प नहीं प्रॉपर आ रहा है तो वी हैव टू एडजस्ट द वाटर सीमेंट रेशियो, तो दिस इज द कंट्रोल मेजर। तो कंट्रोल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वेरिएशंस बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो कंट्रोल में आप जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, आपने जो क्वालिटी चेक्स परफॉर्म किए, उसको आपको कंट्रोल मेजर्स लेके खत्म करने की कोशिश करनी की। उससे होगा क्या कि जब ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ जब भी स्ट्रक्चर होगा, तो अगर हमारे उस समय डिफेक्ट्स मिलते हैं तो उस समय हमारी जो कॉस्ट है उनको रिमूव करने की, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो मेन स्पेसिफिक पर्पस है, दिस इज रिडक्शन इन कॉस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आते हैं इन इंडिया जो प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स हैं। प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स का मतलब है एक तरीके से प्री कास्ट कंपोनेंट्स, ठीक है, जो हम फैक्ट्री या वर्कशॉप्स में पहले से ही कास्ट कर लेते हैं और जहां पर हमें जरूरत होती है उन्हें वहां पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं और फर्दर यूज करते हैं। तो हमारी कुछ स्टडीज की गई हैं प्री कास्ट कंक्रीट स्लैब्स पर और प्री कास्ट कंक्रीट कॉलम्स पर, जिससे ये प्रूव हुआ है कि जो हमारे प्री कास्ट कंक्रीट के स्लैब्स हैं जो हम पहले से ही कास्ट कर ले रहे हैं, वो हमारे अप्रोक्सीमेटली 23% चीपर होते हैं, मतलब कम कॉस्ट लगती है उनको। और जो हमारे कंक्रीट एलिमेंट्स हैं कास्ट इन प्लेस, जो हम साइट पर ही कास्ट कर रहे हैं, अगर कोई स्लैब है हम उसे साइट पे ही कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली हमारी प्री कास्ट कॉलम्स हैं अगर, तो 21% कॉस्ट जो होगी वो हमारे कास्ट इन प्लेस कंक्रीट कॉलम से कम होगी। और जो हमारे एडवांटेजेस हैं प्री कास्ट कंक्रीट या प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स यूज करने के लिए, यहाँ पर जैसे प्री कास्ट एलिमेंट्स हैं, प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स हैं, जिससे आपने कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल बनाई हुई है या सिंपल बाउंड्री वॉल बनाई हुई है, तो इससे फायदा क्या होगा, केवल हमारा यहाँ पे इरेक्शन होगा, हमारी जो साइट की लेबर है जो कास्ट इन प्लेस के समय यूज होगी उसका यूसेज कम हो जाएगा, हमारा वेस्टेज ऑफ मटेरियल लेस होगा, बिकॉज वहाँ पर हम कंट्रोल मेजर्स लेके फैक्ट्री में प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स को बना रहे हैं, और जो लेस बिकॉज वेस्टेज लेस होगा तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग मटेरियल जो है वो भी, उसका कंजम्पशन भी ऑप्टिमम हो जाएगा। और जो इन्वायरमेंटल एंड कंस्ट्रक्शन साइट पर जो गंदगी हो जाती है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज, वो क्लीननेस भी रहेगी, ठीक है। तो प्री कास्ट प्रोडक्ट्स एक तरीके से हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स सेफ्टी एट कंस्ट्रक्शन साइट एंड रिड्यूसेस टाइम ऑफ कंप्लीशन इन कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब अगर हमें स्पीडी कंस्ट्रक्शन करना है, स्पीडी कंस्ट्रक्शन मींस हमारा टारगेट जो है प्रोजेक्ट का वो कम है, हमें जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम प्री कास्ट प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर लिख रहा है प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स आर कॉस्टलियर, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इट इज नॉट एग्रीड। और इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम होने की वजह ये है बिकॉज हम जो फैक्ट्री में कंट्रोल प्रोडक्शन कर रहे हैं प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स को, वो रिपीटेटिव इन नेचर का है। सपोज कि अगर हम कंक्रीट का स्लैब बना रहे हैं, कंक्रीट के पैनल्स बना रहे हैं, या कंक्रीट के प्री फैब्रिकेटेड कॉलम्स बना रहे हैं, तो वो हमारे रेपिटेटिव मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में आएगा बिकॉज वहाँ पर हम कंट्रोल तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट प्रोसीजर में काम कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारी जो कॉस्ट होगी वो चीपर होगी, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल भी बेटर होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मोबिलाइजेशन एडवांस अप टू 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क इज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कि रेलवे ने किसी काम को करने के लिए, मान लो रोड बनानी है, उस रोड बनाने के लिए रेलवे ने एक कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर अवॉर्ड किया, ठीक है, वर्क हैज बीन अवॉर्डेड। तो अवॉर्ड होने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मेड अवेलेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर। एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट हम कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं एज द इनिशियल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड होने के बाद एक मोबिलाइजेशन एडवांस के नाम से एक हम मॉनेटरी पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को साइट मोबिलाइज करने के लिए एज वेल एज मैन पावर डिप्लॉय करने के लिए। तो दो चीज़ें, एक तो लेबर डिप्लॉय करना है, एक हमारा मशीनरी डिप्लॉय करना। तो वो कुछ जो पैसा आप दे रहे हैं वो मोबिलाइजेशन एडवांस की कैटेगरी में आ रहा है। और मोबिलाइजेशन एडवांस पेमेंट रिड्यूसेस कॉन्ट्रैक्टर्स की जो नीड होगी वर्किंग कैपिटल की, वो कम हो जाएगी बिकॉज इनिशियली कॉन्ट्रैक्टर को बिकॉज पैसा लगाना होता है विच इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो उसको असिस्ट करने के लिए क्लाइंट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टर को एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का पैसा दे देता है फॉर साइट मोबिलाइजेशन एंड वर्क, सो दैट वर्क कैन बी स्टार्टेड। तो जैसे रेलवेज है, तो रेलवेज का जो मोबिलाइजेशन एडवांस का रिक्वायरमेंट है वो आती है जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 25 करोड़ से ज़्यादा होगा, तभी कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल होगा मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ज़्यादा कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की कॉस्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें ही मोबिलाइजेशन एडवांस मिलता है, या स्पेशल कंडीशंस आपने किसी में डाली हुई वहाँ पर मिलता है। तो रूल ये है कि जब आप पेमेंट करो, सपोज आपने मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो आपने टेंडर अवॉर्ड होने के बाद 10 रुपये कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। तो ये 10 रुपये जो हैं इसमें 5% जो है यानी 5 रुपये हैं, दे आर फॉर द लेबर, और जो 5% हैं बचे हुए दे आर फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द मशीनरी, जो भी प्रोजेक्ट को करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अब है क्या, अब इसकी रिकवरी होगी। अब आपने पैसा, अगर क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया है तो रिकवरी की क्या गाइडलाइंस है। रिकवरी करने के लिए प्रोसीजर ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर को फर्स्ट पेमेंट होगा, ठीक है, तो फर्स्ट पेमेंट जनरली हम 10% ऑफ द पेमेंट होने के बाद, यानी अगर 10 रुपये का पेमेंट 10 या 10 से ज़्यादा का पेमेंट हो चुका है तो सेकेंड पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट में आप उसकी रिकवरी नहीं करेंगे। इन जनरल सेकेंड पेमेंट में आपका जो भी हमारा अंतरिम पेमेंट बनेगा कॉन्ट्रैक्टर के लिए, मान ले एक्स अमाउंट बना, 10 रुपये आपको पहला पेमेंट हो गया, दूसरा पेमेंट आपका एक्स रुपीज़ बना, तो इसका 20% यानी 0.2 टाइम्स द एक्स वैल्यू इज रिकवर्ड बाई द रेलवे। यानी क्लाइंट पैसे इतने रिकवर करेगा, और तब तक रिकवर करेगा जब तक ये जो 10 रुपये कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए थे ये इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट प्लस जो उसको मोबिलाइजेशन एडवांस दिया गया था, ये पूरे रिकवर ना हो जाए। उसके बाद हर बिल में इस तरह चलता रहेगा। दिस इज़ अ रिकवरी प्रोसेस। हर अपनी फर्म जो क्लाइंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग रूल्स होते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो मोबिलाइजेशन एडवांस अप टू 10%, जनरली 5 to 10% आप देते हैं। तो रेलवेज में जो है वो 10% का प्रोविज़न है। फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वर्क एट साइट ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड होना चाहिए
और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हमें साइट पे काम करना है वो फाइनल हो चुका होना चाहिए, तभी हम मोबिलाइजेशन एडवांस रिलीज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्टेड एट 5% फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स बिल। हम क्यों काटते हैं इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपने सपोज कोई वर्क के लिए टेंडर निकाला, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करेंगे। जनरली इट इज टेकन एज 1 to 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है, टेंडर में अप्लाई करने के लिए, एक तरह से बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा L1 कॉन्ट्रैक्टर होगा, यानी जिसने सबसे कम प्राइस कोट किया होगा, उसको हम L1 कैटेगरी का बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो जो L1 कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्टर होगा, बिफोर अवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर अवॉर्ड ऑफ वर्क, अब उस L1 कॉन्ट्रैक्टर को वर्क अवॉर्ड करने से पहले क्या करेंगे, उसको टोटल 5% का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा रेलवे को। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का पर्पस ये होगा कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पाता है, तो ये एज ए कंपनसेशन रेलवेज या कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन अपने पास उसका पैसा रख लेगी, वो उसको नहीं देगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये सिक्योरिटी कंपनसेशन अमाउंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा रेलवे के पास रहेगा, ठीक है, या कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा। तो 5% में दिस इज इंक्लूडिंग EMD, यानी L1 का जो अर्नेस्ट मनी होगा, यानी 1 to 2% होगा, वो इसमें जुड़ा होगा। तो अकॉर्डिंगली 3% हम SD और ले लेंगे इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी, ठीक है, तो बैंक गारंटी के फॉर्म में रहेगा ये। और जो बचा हुआ 5% है, ठीक है, वो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्टर के जो बिल रेज हो रहे हैं हर मंथली, जो रिटर्न बिल, ऑन अकाउंट बिल जनरेट हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर के बिल से आप हर बिल में 5-5%, 10-10%, 5 से 10% तक काटते रहोगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना अलग अलग परसेंटेज है। रेलवेज में ये जो है परसेंटेज जनरली हर बिल में बिल के अमाउंट का 10% कॉस्ट काट दी जाती है, और तब तक काटी जाती है कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जिस अमाउंट का आपने टेंडर उसको दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, उतना रेलवे या कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के पास ना आ जाए, ठीक है। और ये जो अमाउंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्योंकि तो जब कॉन्ट्रैक्टर सक्सेसफुली काम कर देगा, मान लेते हैं कि 3 साल हमारा कंप्लीशन पीरियड था जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को काम करना था। अब इस 3 साल में काम होने के बाद एक वर्ड यूज होता है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का मतलब ये है कि इस पीरियड में जनरली ये 6 मंथ्स रहता है कॉन्ट्रैक्ट्स में, या 1 मानसून सीजन विच एवर इज लेटर, मतलब एक मानसून सीजन निकल जाए या 6 महीने विच एवर इज लेटर हो, ठीक है। तो ये पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें जो काम इस 3 साल में किया, ठीक है, उस काम में कोई भी कमी आती है, कोई भी डैमेज होता है या कोई भी रिपेयर की जरूरत है, तो इस पीरियड में, इस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में वो डिफेक्ट को दूर करेगा। यहाँ डिफेक्ट लायबिलिटी का मतलब ये है कि डिफेक्ट को रिमूव करने की लायबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, वो कॉन्ट्रैक्टर की इस पीरियड में। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की जो लायबिलिटी है 6 मंथ्स या मानसून लेटर होती है इस पीरियड के बाद, यानी 3 इयर्स प्लस कंप्लीशन पीरियड प्लस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बीतने के बाद ये जो 10% आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट काटी, यहाँ क्वेश्चन है इसको 5% लिया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्टर की के कंपनसेशन के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास रखी है, उसको उसे रिफंड करना होगा, और कोई भी उसके इंटरेस्ट उसको नहीं पेबल होगा। तो इट इज रिफंडेड व्हेन द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और 1 मानसून पीरियड व्हिचएवर इज लेटर। तो यहाँ पर अब मैंने लिखा भी हुआ है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, और दिस इज रिफंडेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एज पर ऑप्शन डी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंकिंग फंड। ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। सिंकिंग फंड का मतलब ये है कि सपोज आपका एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इसको आपको किसी प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करना है। मान लेते हैं कि इट्स अ बुलडोजर। तो
तो इसकी जो यूजफुल या इकोनॉमिक लाइफ मान लेते हैं, जो इक्विपमेंट की इकोनॉमिक लाइफ है ये हमारी 10 ईयर्स है। इस 10 ईयर्स का मतलब ये है कि 10 साल के बाद ये इक्विपमेंट जो होगा ये ऑब्सोलेट हो जाएगा और इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब अगर आपने किसी प्रोजेक्ट या किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में इसको डिप्लॉय किया हुआ तो इसको आपको रिप्लेस करना होगा। तो होगा क्या, सपोज t=0 टाइम में आपने ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदा, ठीक है, और हमारी जो यूजफुल लाइफ है इसकी 10 ईयर्स है, इकोनॉमिक लाइफ मान लेते हैं। तो होगा क्या, 10 साल के बाद आपको यहाँ पर वापस से एक नया कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट देना होगा। तो आप करेंगे क्या, जब आपने पहला इक्विपमेंट परचेज किया उसी समय से आप एक सेविंग्स अकाउंट कह सकते हैं, जिसमें आप रेगुलर टाइम इंटरवल पे पैसा डालते रहेंगे, सो दैट कि जब 10 साल बीत जाए तो 10 साल में जो हमारा सेविंग हो वो हमारा इतनी हो जाए कि हम नया इक्विपमेंट 10 साल के बाद खरीद सके। तो जो ये अमाउंट है दिस इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड एक तरीके से रेगुलर इंटरवल में जो इनपुट दे रहे हैं पैसे का एक स्पेसिफिक डिफाइंड पर्पस के लिए। ये ध्यान रखना है कि सिंकिंग फंड हमेशा स्पेसिफिक डिफाइंड पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। प्री डिफाइंड पर्पस होगा कि हमें ये पता है कि 10 साल के बाद हमारा इक्विपमेंट खत्म यूज नहीं करने हम कर पाएंगे, हमें नया इक्विपमेंट की जरूरत होगी, तो हम 10 साल तक एक अकाउंट खोलेंगे जिसमें ये पैसा रेगुलर बेसिस पर हम इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट हमें जो रिटर्न है वो इतना मिल जाए इंटरेस्ट के साथ कि हम नया इक्विपमेंट खरीद कर उसे रिप्लेस कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से एक हमारा वो फंड है जो कि रिबिल्डिंग स्ट्रक्चर व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज ओवर। ठीक है, तो ये फंड है एक तरीके से हम क्रिएट कर रहे हैं जिस पर हमें रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। ठीक है, और हमारा जो इंटरवल होगा वो रेगुलर रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जमा किया आपने छोड़ दिया। यू हैव टू मेक इट ऑन अ रेगुलर बेसिस और डिफाइंड पर्पस के साथ हम इसे यूज करेंगे। तो रीबिल्डिंग और स्ट्रक्चर और रिप्लेसिंग अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट किसी भी प्री डिफाइंड पर्पस के लिए ये हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर वही चीज़ मैंने समराइज भी की है कि जो सिंकिंग फंड है एक स्पेशल पर्पस सेविंग अकाउंट की तरह होता है जिसमें हम पैसा डिपॉजिट करते हैं इस इंटेंशन के साथ कि हमें किसी को जो हमने पैसा लिया था वो हमें डेब्ट में की फॉर्म में वापस करना है, यानी कर्जा हमने लिया था उसको वापस करने के लिए भी हो सकता है सिंकिंग फंड, या किसी एसेट को रिप्लेस करने के लिए हो सकता है, या कोई नया एसेट हमें एक्वायर करना है फ्यूचर में, तो उस पर्पज से जो हम फंड क्रिएट कर रहे हैं दैट इज सिंकिंग फंड। और इसमें कंडीशन ये है कि ये फंड हमारा रेगुलरली इनपुट डालना होगा और इट इज यूज फॉर ओनली प्री डिफाइंड पर्पस, मतलब जिस पर्पस, बिकॉज अदरवाइज वो किसी और के लिए आप यूज करोगे तो वो हमारा सिंकिंग फंड का जो पर्पस है वो फॉरफिट होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद आते हैं हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर के पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें उसके पास एक प्रोजेक्ट ए है एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में ये कहा जा रहा है कि अगर वो पैसा लगाता है प्रोजेक्ट ए में तो उसका जो 1 रुपए अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, ₹1 इज इन्वेस्टेड, तो ये वो एश्योर्ड है कि इसकी जो वैल्यू है वो ₹2 हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी इन 10 ईयर्स। और अगर वो प्रोजेक्ट बी में 1 रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसकी जो रिटर्न है वो ₹1.5 होगी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर वैल्यूज हिज मनी एट 10% इंटरेस्ट रेट, मीन्स जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है वो भी कहीं से बोरो करेगा, तो वो जो उसकी और उसको जो पैसा वापस करना होगा उसको 10% इंटरेस्ट रेट से वापस करना होगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि जो उसने 1 रुपया इन्वेस्ट किया इनिशियली उसको रिटर्न तो ये मिल रहा है, बट जो इनिशियली उसने इन्वेस्ट किया है वो पैसा जहां से भी वो ला रहा है उसका इंटरेस्ट के साथ जो उसको पैसा वापस करना है
वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर 10 साल हैं तो उसकी हर साल उसको रिकवरी के फॉर्म में कितना देना पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स कितना देना होगा। तो उसके लिए आप कैपिटल रिकवरी फैक्टर यूज करेंगे। तो जो अमाउंट होगा जो हर साल उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो दैट कैन बी एक्सप्रेस एज पी। कैपिटल रिकवरी फैक्टर को आप लिख सकते हो आई की पावर, यहाँ पे 10 ईयर्स है तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, 1 प्लस आई पावर 10 ईयर्स है, और आई जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, यानी 0.1 आप इसकी वैल्यू रखोगे। और पी की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है, 1 रुपये आपने इनिशियली लगाया, तो आपको जो हर साल पेमेंट करना होगा दैट विल बी 0.162 पर ईयर। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दिस। तो ये जो ए वैल्यू है ये हर साल उसको कॉन्ट्रैक्टर को जो 1 रुपये उसने लेकर प्रोजेक्ट में लगाया, वो पर ईयर उसको इतने पैसे रिफंड करने पड़ रहे हैं, देने पड़ रहे हैं, रिटर्न करने पड़ रहे हैं। तो 10 साल में उसको टोटल कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 1.62 रुपीज़। उसने 1 रुपये लिया था लेकिन उसको 1 रुपये 62 पैसे उसको देने पड़ रहे हैं, और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है टोटल, जो इसने इन्वेस्ट करने से, इन्वेस्ट रिटर्न एक तरीके से कह सकते हैं, 2 रुपये मिल रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ उसको, बिकॉज रिटर्न ज़्यादा है जो रिपेमेंट से, प्रॉफिट हो रहा है आपको 0.38 रुपीज़। ठीक है। और इसी तरह अगर हम प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इन्वेस्ट जो 10 ईयर्स में उसको रिटर्न करना होगा दैट विल बी 0.264 पर ईयर आएगा ये वैल्यू, और इन्वेस्ट रिटर्न जो है वो हमारा 1.5 रुपीज़ है। तो आपका जो प्रॉफिट होगा ये आपका 1.32 होगा, 1.32 माइनस 1.5 होगा, एक तरीके से 0.18 होगा। ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो इसके केस में आएगा कि आपका 0.18 रुपीज आपने डिवाइड बाय द इनिशियल जो उसका इन्वेस्टमेंट था, एक तरीके से ये आपका 18% प्रॉफिट हुआ और ये आपका 38% प्रॉफिट हुआ, बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 रुपये था। तो 38% प्रॉफिट है हमारे जो बी वाला प्रोजेक्ट है उसमें 18% प्रॉफिट है। तो हम जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, वो वाला हमें इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉलो करनी होगी। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी, गुप्ता एंड गुप्ता में इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है, जो इन माय ओपिनियन इट इज रॉन्ग। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास देयर आर 3 पैरेलल पाथ्स, हमारे पास 3 पैरेलल पाथ्स हैं। ठीक है। 3 पैरेलल पाथ्स का मतलब है 3 जो एक्टिविटीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो रही हैं एक नेटवर्क में, और एक हमारा बर्स्टिंग नोड है। तो हमारा ये बर्स्टिंग नोड है जहां से हमारी जिस नोड से एक्टिविटीज एमर्ज करती हैं, ठीक है, यानी ओरिजिनेट करती हैं। तो यहां पर हमारे पास कितनी एक्टिविटीज हैं, 3 एक्टिविटीज हैं, ए बी सी, यानी 3 पाथ के अलॉन्ग हमारे पास एक एक एक्टिविटी है इन ईच पाथ, और एक हमारा मर्जिंग नोड है। तो ये नोड 1 ये मान लेते हैं बर्स्टिंग नोड है, ये हमारा मर्जिंग नोड है। तो हमें कितनी डमी एरोज निकालनी है, डमी एरोज यानी डमी एक्टिविटी आप बोलते हैं, बट इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक, कि मैंने आपको पहले भी एलेबोरेट किया कि एक एक्टिविटी नहीं है, केवल ये इंटरडिपेंडेंसी शो करने का एक तरीका है टू एंश्योर। तो जो हम डमी लिंक यूज करते हैं वो हम 2 पर्पस से यूज करते हैं। एक हमारा पर्पस होता है ग्रामेटिकल पर्पस, और दूसरा जो हमारा पर्पस होता है वो होता है लॉजिकल पर्पस। ठीक है। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट यूज है दैट इज ग्रामेटिकल पर्पस। ग्रामेटिकल पर्पस का मतलब ये है कि हमारा ये बर्स्टिंग मोड है, ये मर्जिंग मोड है। तो अगर ये 2 एक्टिविटीज, एक से ज्यादा एक्टिविटी जो है उसका ओरिजिन, यानी उसका जो ओरिजिन नोड है और मर्जिंग नोड है वो सेम नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अदरवाइज उससे प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे हम लोगों को इनकन्वीनियंस होगी जब हम नेटवर्क में कंप्यूटेशंस करेंगे, हम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन करेंगे, टाइम एस्टिमेशन करेंगे, तो उससे होगा कि हमारी यूनिकनेस इन द आइडेंटिफिकेशन इज लॉस्ट। तो दिस का इनकन्वीनियंस फ्रिक्वेंटली लीड्स टू मिस्टेक। तो आपको बस ग्रामेटिकल पर्पज से ध्यान रखना है कि हमारी वन यूनिक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसका बर्स्टिंग नोड और मर्जिंग नोड, यानी जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है और जहां से खत्म हो रही है, वो एक एक्टिविटी के लिए एक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी होगी, यानी डमी कनेक्टिंग लिंक यूज करना होगा, सो दैट हमारा जो एम्बिगुअस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे इसको, विच इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन, तो ग्रामेटिकली क्लियर रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि ये हमारा बर्स्टिंग नोड है, ठीक है, और हमारी जो एक्टिविटी आपको डमी के थ्रू इस तरह इस को कन्वर्ट करना होगा टू शो ग्रामेटिकली क्लियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और हमारी जो कंप्यूटेशंस में इनकन्वीनियंस होगी वो हम अवॉइड कर सकें। तो इसी तरह इसको आप ऐसे नहीं बना सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड, बिकॉज इस केस में हमारे पास 1 2 3 एक्टिविटीज ऐसी हो जाएंगी जिसका जो ओरिजिनेटिंग नोड है और मर्जिंग नोड है वो सेम हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, वी क्रिएट 2 अदर माइलस्टोन्स जिसके बीच में हम डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करेंगे, और हमारी फिर एक ही एक्टिविटी बचेगी जिसका ओरिजिन नोड जो है और मर्जिंग नोड जो है वो सेम है, जो कि बी एक्टिविटी है। बाकी जो एक्टिविटीज होंगी वो डमी के थ्रू हमारी इंटरडिपेंडेंसी दिखाएंगी। तो यहाँ पर एक डमी लिंक ये होगा और एक डमी लिंक ये होगा, ठीक है। तो अगर इसी तरह आप इसमें और बढ़ा देते हैं, तो अगर हमारे पास 5 पैरेलल एक्टिविटीज होती तो हमारे पास 3-4 डमी लिंक हमें लगाने पड़ते, ठीक है। सो हमारा जो मर्जिंग नोड है और बर्स्टिंग नोड है वो अलग अलग हो जाता। इस केस में क्या होता, बी के अलावा इनका मर्जिंग नोड ये हो जाता, तो हमारी यूनिकनेस बनी रहती। तो इस केस में हमारी 3 पैरेलल एक्टिविटीज हैं, तो 2 पैरेलल एक्टिविटीज की इंटरडिपेंडेंसी को हमें रखने के लिए और यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए 2 डमी एरोज लगाने पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल एक्टिविटी टू बी क्रैश्ड फर्स्ट टू रिड्यूस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जहां पर हमारी जो कॉस्ट जो है वो हमारी मिनिमम होगी, बिकॉज उसी से हमारा टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा प्रोजेक्ट का, और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है पुराने वीडियोस में। जो क्रिटिकल एक्टिविटी होगी उसके अलोंग हमारा जो फ्लोट होगा वो 0 होगा या मिनिमम होगा। तो हमारा दिस इज इट हैज़ नो फ्लोट। डमी एक्टिविटी जो है हमारी एक कनेक्टिंग लिंक है विच इज यूज टू एंश्योर द लॉजिक नेटवर्क, और जो सब क्रिटिकल एक्टिविटी है बेस्ड ऑन द फ्लोट वैल्यूज आप एक्टिविटीज को डिफाइन कर सकते हो कि सब क्रिटिकल एक्टिविटी वो है जहां पर हमारे पास फ्लोट अवेलेबल है, यानी हमारे पास सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है एक्टिविटीज को डिले करने का, सो दैट हमारा अगर उनको डिले करोगे तो आपका प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन पीरियड है वो डिले नहीं होगा उस पीरियड के अंदर। जब टोटल फ्लोट जो होगा एक्टिविटीज का वो पॉजिटिव होगा तो वो एक्टिविटी हमारी कहलाएगी सब क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए हमारा टोटल फ्लोट इज 0 आर मिनिमम। सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी वो होगी जिसका जो टोटल फ्लोट है वो हमारा निगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो सब क्रिटिकल एक्टिविटी है इट हैज़ अ पॉजिटिव फ्लोट का मतलब है इसके पास कुछ फ्लोट की वैल्यूज होंगी। तो आप देखेंगे तो 2431 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको कुछ टाइम एस्टिमेशंस करने पड़ेंगे। आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट है और शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट है वो निकालना पड़ेगा। इसका आपका इनिशियली 0 होगा, इसमें आप रखोगे, अगर इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो 0 + 2 आपका 2 हो जाएगा। अगर इसका आपका हो जाएगा 2 + 4 6 हो जाएगा। अगर इससे पहले आपका ये भी तो है
तो 0 + 1 यहाँ 1 हो जाएगा, 1 + 2 इस यहाँ 3 हो जाएगा, 3 + 4 इस 7 यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इवेंट 4 के लिए आप देखोगे तो 1 + 3 जो होगा 4 हो जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस इवेंट। उसके बाद 5 पर अगर जाओगे तो 5 पर जाने के दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, तो दोनों के अलॉन्ग 4 + 7 हमारा आएगा 11 और यहाँ पर आएगा 3 + 5 8। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको लेना है, 11 आपकी वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ 6 इवेंट 6 के लिए 4 + 6 आपका 10 होगा और यहाँ से आपको इस पाथ के अलॉन्ग ये वाला जो पाथ है, दो पाथ हैं, तो हमारा 3 + 4 जो होगा 7 होगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा उस इवेंट के लिए कि हमें इतना मिनिमम टाइम चाहिए इस इवेंट को कंप्लीट होने के लिए, तभी इसके आगे की एक्टिविटी यानी 8 एक्टिविटी या जी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। 8 इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये 10 हो गया, 10 + 8 इज 18। और यहाँ पर भी इवेंट 7 तक पहुँचने के लिए आपको 2 ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होगी। तो 11 + 9 इज 20। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा 20 हो जाएगा। 20 + 10 इज 30। तो आपका एक्सपेक्टेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज 30। तो शेड्यूल प्रोजेक्ट हम इसी को मानेंगे और बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करेंगे। तो 30 - 10 आपका 20 आ जाएगा, 20 - 8 इज 12 आ जाएगा, 12 - 4 इज 8 आ जाएगा। और इसी तरह बैक करके जाएंगे तो 30 - 10 इज 20, 20 - 9 इज 11, 11 से 5 गया 7। तो यहाँ पर ये कैंसिल होके 6 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ इस पाथ से रिटर्न करोगे तो आपका 6 आएगा और इस पाथ से रिटर्न करोगे आपका 8 आएगा। तो आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है बैकवर्ड पास मेथड में शेड्यूल्ड कंप्लीशन के लिए। ठीक है, 6 - 2 से आपका 4 आएगा और यहाँ पर आपका 11 - 7 से 4 आएगा और 12 - 6 से 6 आएगा, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 - 3 से 1 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू आप 1 लोगे, तो आपका 1 - 1 0 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, हर इवेंट का स्लैक कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा 1 - 1 0 0 0 0 0 0 इन सब में कि हमारा 0 नहीं है। तो आपका ये पाथ जो है देख रहे हैं अगर आप, ये पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। लिखेंगे आप 1 2 4 5 7 8। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसके अलॉन्ग हमारा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, बट ये मिनिमम टाइम होगा जिसमें हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 2 एक्टिविटीज दी हैं आई एंड जे। ठीक है, तो हमारा आई जे जो है, ये आई इज द, एक तरीके से आप कह सकते हो आई जो है हमारा, जहां से हमारा एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, दिस इज द हेड इवेंट। और ये हमारा क्या है, दिस इज टेल इवेंट और दिस इज इवेंट जे। और इस एक्टिविटी को क्या बोल रहे हैं आप, आई जे। और हमारा जो टी आई जे है यानी प्रोजेक्ट को ड्यूरेशन है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारी 6 यूनिट्स है। और यहाँ पर हमारा दिया है कि अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो है आई और जे के लिए 5, 24, 9 एंड 29 है। तो इसको हम लिख लेते हैं, अर्लीस्ट इवेंट को आप टी ई आई लिखते हैं, जो 5 है। और इसी तरह इसका जो टी ई आई है, टी ई जे है, वो आपका 24 है। इसी तरह जो लेटेस्ट इवेंट टाइम है टी एल आई, वो आपका 9 है। और लेटेस्ट हमारा जो इवेंट टाइम है जे इवेंट के लिए, वो हमारा 29 है। तो आपको ध्यान रखना है सिंबल नोटेशंस, तो आपको याद रहेगा ये लेटेस्ट इवेंट टाइम है, तो ये इवेंट टाइम्स हैं एक तरीके से, ध्यान रखिए ये इवेंट टाइम्स है। और हमारे जो फ्लोट्स हैं ये एक्टिविटीज़ के लिए हमें निकालना है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारा टोटल फ्लोट है, ध्यान रखिए हमेशा आप इसी सीक्वेंस में निकालिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले आपको टोटल फ्लोट निकालना चाहिए। तो टोटल फ्लोट जो होगा दैट इज गिवन बाय लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी, या लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी, या अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये हमारी एक्टिविटीज़ के लिए होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना होगा और अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालना होगा इस एक्टिविटी के लिए, बिकॉज फ्लोट कैलकुलेशन हम एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, जो हमारा अर्लीस्ट इवेंट टाइम है, दैट इज 5।
ठीक है, दिस इज आई। और जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, सॉरी अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो होगा वो लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यानी टी ई आई प्लस जो आपका टी आई जे होगा। तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम इज 5 और हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कुछ है यानी हमें 11 दिन चाहिए, 11 यूनिट चाहिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम की। और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा वो आपका टी एल जे होगा, दैट इज 29। तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 29 माइनस 11 एज 18, यानी हमारे पास 18 यूनिट्स का मार्जिन है आईजे एक्टिविटी के लिए। उसके बाद आपको हमेशा कैलकुलेट करना है, यानी फ्री जो टोटल फ्लोट है ये आपका हो गया 18। उसके बाद आ गया आपका फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट इज गिवन बाय टोटल फ्लोट माइनस जो हमारा हेड इवेंट है जे, उस पर हमारा स्लैक कितना है। तो आपका स्लैक कितना अवेलेबल होगा एस जे पर, जो आपका टी एल जे माइनस टी ई जे, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा लेटेस्ट इवेंट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्लैक। ठीक है, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये 5 आ जाएगा, टोटल फ्लोट 18 था और ये हमारा 5 हो गया, तो दिस इज 13। उसके बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट, आपको निकालना है। इंडिपेंडेंट फ्लोट इज गिवन बाय फ्री फ्लोट माइनस जो हमारा टेल इवेंट है यानी आई इवेंट है उस पर हमारा स्लैक कितना है। तो फ्री फ्लोट हमारा 13 था और ये हमारा कितना है 9 माइनस 5, यानी टी एल आई, इसको आप लिख सकते हो टी एल आई माइनस टी ई आई, ये आपका आ जाएगा 9। उसके बाद हमारा लास्ट जो फ्लोट है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरिंग फ्लोट। इंटरफेरिंग फ्लोट क्या होगा, टोटल फ्लोट में से फ्री फ्लोट को अगर आप माइनस कर दोगे, टोटल फ्लोट आपका 18 था और फ्री फ्लोट आपका 13 था, यानी आपका जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है 5 है एंड दिस इज इक्वल टू हेड इवेंट स्लैक। हेड इवेंट हमारा जे इवेंट है, तो वहां पर हमारा क्या वैल्यूज थी 29 माइनस 24, तो यहां भी 5 आ रहा है। इस मीन्स इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है वो हमारा हेड इवेंट स्लैक के बराबर होगा। तो अगर आप मैच द फॉलोइंग करेंगे तो यू विल गेट ऑप्शन ए इज 3, बी इज 4, सी इज 1 एंड डी इज 2। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।